स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बेटा आज हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज द कंपनी इस्टेब्लिश पावर। बेटा इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें के जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और एट द एंड बेटा इसकी एक्सरसाइज को भी हम लोग करेंगे। जैसे कि इसमें मैचिंग दिया हुआ है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स है। और ये बेटा जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ये हमारे नोट्स में सभी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को बिना डिले किए हुए। और हाँ बेटा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नाउ लेट्स वी स्टार्ट टुडे क्लास। Now students, we start chapter 2 from trade to territories. Now the first heading, arrival of European power. India was economically very prosperous country. भारत बेटा आर्थिक रूप से बहुत संपन्न देश था, ठीक है ना। पहले सो फॉर ट्रेड मैनी यूरोपियन कंट्रीज लाइक पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच केम इन इंडिया फॉर द ट्रेडिंग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, जैसे इसमें आपको लग रहा होगा कि पुर्तगीज का सरने 1503 लिखा है, तो देखिए 1498 में 1498 में बेटा वास्को द गामा भारत में कालीकट पर आता है बेटा, केरला में कालीकट, वहाँ पर वो अपने साथियों के साथ में आता है, ठीक है ना, व्यापार करने के लिए। बट होता क्या है कि जो कंपनी यहाँ पर भारत में लगती है बेटा, अगले लगभग 5 साल बाद 1503 में, ठीक है ना, भारत में पुर्तगीज की पहली कंपनी लगती है। फिर उसके बाद बेटा डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के से सारे यूरोपियंस भारत में आते हैं और अपना व्यापार करते हैं। जैसे कि बेटा क्वेश्चन में बनता है कि वाई द यूरोपियंस केम इन इंडिया, योर आंसर इज फॉर द ट्रेडिंग। वो क्यों आए थे बेटा? ट्रेड करने के लिए भारत में आए थे, उनको यहाँ पर ट्रेडिंग करना था, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना बेटा, पुर्तगीज़ थे, डच थे, ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे, ठीक है ना। तो ना बेटा इसका एक सीक्वेंस होता है कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो देखिए जो हमने बनाया है बेटा, तो हमने बनाया है एक पुत्र, डंडे, मारकर, फंसे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। यहाँ पर है बेटा, ये है पुत्र, ये है डंडे, ये है मारकर, फंसे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि अब देखिए सीक्वेंस हमारे साथ देखिए, पुत्र से हमने लिया बेटा पुर्तगीज, क्या लिया हमने बेटा? पुर्तगीज लिखा है, ठीक है ना। अब बेटा नेक्स्ट हम लेते हैं सेकंड, हमारे सामने है बेटा, तो बेटा आपने देखा पुत्र से पुर्तगीज हो गया, ठीक है ना, डा से डच हो गया बेटा, अन से इंग्लिश, ठीक है ना, मतलब इंग्लिश हो गए अर्थात ब्रिटिश हो गए, डे से डेनिश हो गया, मार्कर जो है आपका बेटा साइलेंट है, और फांसी से फ्रांसीसी हो गया। तो ये एक प्रकार से देखा जाए बेटा तो शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है, मैं खुद को समझने के लिए समझने के लिए मैंने इसको बनाया है। जो आपको लगता है वो आप अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि सर ने ऐसा बताया है तो हम उस तरीके से काम करें जैसे आपको लगता है। जैसे हमने सोचा भाई पुत्र से पुर्तगीज हो गया, डंडे में हमने 3 ले लिया, डा से डच हो गया, अन से इंग्लिश हो गया और डे से डेनिश हो गया, और लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, ठीक है ना। तो आपको जो लगता है बेटा आप उस हिसाब से याद कीजिए, बट ये सीक्वेंस आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट बेटा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट था, अ ग्रुप ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडर्स फॉर्म अ कंपनी फॉर ट्रेडिंग ईस्ट नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। ब्रिटिश मीन्स ब्रिटेन में बेटा कुछ ट्रेडर्स का समूह था जिसने एक कंपनी बनाई ईस्ट में व्यापार करने के लिए, उसी को बोला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए इसको आप समझिए इस तरीके से कि ये बेटा अगर देखा जाए छोटे से मैप में हमने बनाया, ये है इंडिया की सिचुएशन बेटा, है ना। और अगर आप ऐसे देखिए बढ़ते जाएंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बेटा अफ्रीका, और यहाँ पर मिलेगा आपको बेटा दूसरी कंट्री। चलिए देखते हैं मैप में दिखाते हैं हम आपको, तब समझ में आएगा। ये है बेटा एक मैप है, आप थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा होगा बट आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या था कि बेटा यहाँ से लोग यहाँ पर आए, कहाँ पर? इंडिया में बेटा व्यापार करने के लिए। ये है इंडिया, अर्थात ये है बेटा यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना। ये है अफ्रीका और ये है बेटा एशिया। अब अगर यूरोप से देखा जाए तो हम लोग किधर पढ़ रहे हैं बेटा? ईस्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए
तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो जितने लोग इधर से बेटा इधर को आए उनके लिए हम ईस्ट में थे। इसीलिए बेटा ब्रिटिश से जो कंपनी इधर को आई तो ब्रिटिश कंपनी थी, लेकिन जब चूँकि ईस्ट में है तो उसने अपना नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे बेटा जो पुर्तगीज़ की कंपनी आई भारत में तो उसने रखा पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस की जो है उसने रखा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि वो ईस्ट में आ रही हैं, वो भी कहाँ पर इंडिया में आ रही हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा कि हमने या उन्होंने ईस्ट वर्ड का यूज़ क्यों किया, हमने इसको कन्फर्म किया बेटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट जो है आपके सामने, इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर 1600 लिखा है और यहाँ पर तो सर ने जो है 1608 लिखा था। देखो बेटा 1608 में उनकी पहली कंपनी भारत में लगी थी। वो भारत में कब आई थी इसको हमने नहीं बताया है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि पुर्तगीज भारत में 1498 में आए थे, है ना, 1498 में, लेकिन बट हमने क्या शो किया यहाँ पर 1503। तो ये उनकी बेटा पहली कंपनी जो भारत में लग जाती है तो उसकी हमने ईयर को उसको बताया है। तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा 1600 में भारत में आती है, ठीक है ना। और उसको बेटा ग्रांटेड कौन किया, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, वहाँ की महारानी थी इंग्लैंड की। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली 1651। तो बेटा जो इनकी पहली कंपनी थी, जो फैक्ट्री थी भारत में जो सफलतापूर्वक चली, ठीक है ना, जिसमें व्यापार होने लगा, वो थी 1651 में हुगली रिवर पर। देखिए बेटा जब वो आते थे ब्रिटिश, ठीक है ना, या कोई भी ट्रेडर्स, तो उसको पहले भारत में आने के बाद परमिशन लेना होता था। तो जब वो परमिशन लेते थे तो उस ईयर से हम काउंट कर लेते थे कि भाई इनको यहाँ परमिशन मिल गया व्यापार करने का, क्योंकि उस समय पर मुगलों का राज था। तो किसी भी आप देश में, जैसे आज ही जाइए आप किसी भी देश में, तो आपको क्या चाहिए, वहाँ के कंट्री से परमिशन चाहिए, तभी आप वहाँ व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, रीजन फॉर अट्रैक्शन ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया। अब ये भी मेन क्वेश्चन है कि वो भारत में ही क्यों आए, है ना, वो भारत में ही यूरोपियंस क्यों आए। तो इसका मेन रीज़न था, कई कारण थे, जैसे कि भारत जो है, इंडिया वाज इकोनॉमिकली हाईली एडवांस एंड रिच कंट्री। सबसे ज़्यादा भारत प्रॉस्परस था, एडवांस था, रिच कंट्री था। इंडियन स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स, सिनामम्स वर इन अ ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तो ये जो स्पाइसेस दिए गए हैं इनकी बेटा बहुत डिमांड थे भारत अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मसाले होते हैं बेटा, ये हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात, खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ बेटा ये दवाओं का भी काम करते हैं। जैसे आप काली मिर्च लीजिए, है ना, तो खाने का स्वाद भी बढ़ाएगा, प्लस आपको सर्दी जुकाम से बचाएगा। आप जीरा लीजिए, है ना, हल्दी लीजिए बेटा, आप जो भी आप स्पाइसेस लीजिए इंडिया के, वो सब क्या है बेटा, एक औषधि के रूप में काम करते हैं। इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। और जबकि यूरोपियन जो मसाले थे वो स्वाद में तो ठीक थे, लेकिन बट उनसे स्वास्थ्य लोगों को ख़राब हो जाता था। इसीलिए लोग बताते हैं कि जब वास्को डी गामा यहाँ से काली मिर्च खरीद के ले जाता था तो कई गुना दाम पर ले जाकर के यूरोप में बेचता था और तुरंत बिक जाती थी वो। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। तो यहाँ पर दो बातें हो गई कि पहला तो स्पाइसेस के लिए वो आते थे, दूसरा यहाँ पर यहाँ के जो कपड़े होते थे कॉटन और सिल्क जो होते थे बेटा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे, इसलिए वो यूरोप से इंडिया आते थे व्यापार करने के लिए। तो बेटा इस तरीके से अगर कोई पूछे, मीन्स एग्जाम में आए कि वाई द यूरोपियंस केम इंडिया फॉर द ट्रेडिंग, दे वर टू मेन थिंग्स, फर्स्टली स्पाइसेस एंड सेकेंड इज कॉटन एंड सिल्क्स। नाउ थर्ड, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए भारत में आए ये व्यापार करने के लिए, यहाँ पर इनको परमिशन मिली, ठीक है आप व्यापार कीजिए बेटा, ठीक है ना, लेकिन बट क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर ब्रिटिश की जो नीति थी वो गड़बड़ होने लगी। उन्होंने देखा कि भारत में कोई अस्थाई राजा है नहीं, एक राजा दूसरे राजा से मारपीट कर रहा है शासन के लिए, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाया जाए और ख़ुद ही व्यापार किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बेटा सबसे पहले उन्होंने बंगाल में स्टार्ट किया। अच्छा बंगाल में क्यों, क्योंकि बंगाल बेटा उस समय पैराडाइज ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, धरती का स्वर्ग माना जाता था। बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, बंगाल की मिट्टी क्या है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है बेटा। तो वहाँ पर जो भी स्पाइसेस की खेती, चाहे कॉटन की खेती की जाए, ठीक है ना, वो सब बहुत अच्छे से होता था। अब बंगाल को अगर आप देखिए बेटा,
ये एरिया बंगाल का है बेटा। तो यहाँ से सी रूट भी बहुत अच्छा था निकल जाने के लिए दूसरे देशों के लिए ना। तो इसलिए यहाँ पर जो भी कुछ कलेक्ट किया जाता था बिना किसी को बताए चुपचाप रात में लेकर के वो लोग ब्रिटिश लोग अपना निकल जाते थे। तो इसलिए बंगाल को उन्होंने सबसे पहले अहमियत दिया। अब देखिए हुआ क्या कि द बंगाल नवाब्स asserted their power autonomy and refused to grant concession of ईस्ट इंडिया कंपनी। हुआ क्या बेटा कि बंगाल के जो नवाब थे, ठीक ना, देखिए औरंगजेब की मृत्यु बेटा 1707 में हो गई। तो इन्होंने क्या किया था कि एक फरमान जारी करके ब्रिटिश को ये मौका दिया था कि आप फ्री ड्यूटी मतलब बिना टैक्स दिए भारत में व्यापार कर सकते हो, खास करके बंगाल में। तो उस टाइम हुआ क्या, जब वो मर गए तो उनके जो नवाब थे, नवाब मतलब होता है जो उनके अंडर में वर्क कर रहे थे, सुल्तान मतलब उनके औरंगजेब के, ठीक ना, उन लोगों ने कहा कि अब हमारा जो जो एरिया है वहाँ के राजा हो गए। जब सुल्तान नहीं रहा, ठीक ना, मेन हेड नहीं रहा, तो हम अपने राज्य के राजा हो गए। तो इस तरीके से जब अच्छा ब्रिटिश क्या था बेटा, ब्रिटिश लोग खूब मलाई मार रहे थे, फ्री का ट्रेड करते, सब इकट्ठा करके ले जाके अपने कंट्री में रख लेते, ठीक ना। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था, विवाद हो गया था। तो बाद में जब वो मर गए तो वहाँ के जो नवाब थे उन्होंने कहा कि हम अब ईस्ट इंडिया को फ्री में काम नहीं करने देंगे जब तक कि वो हमको कुछ पैसा नहीं देगी, ठीक ना। दे डिमांड लार्ज ट्रिब्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड। अब उस तरीके का क्या हुआ कि नवाब ने फिर कहा कि आप हमको टैक्स दीजिए, जो भी कमाते हो उसका हमको एक बड़ा सा हिस्सा दीजिए, नहीं तो हम आपको भारत में अब व्यापार करने नहीं देंगे, आप अपने देश चले जाइए। दे डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन एंड स्टॉप इट्स फोर्टिफिकेशन। और बेटा नवाब ने ये भी मना कर दिया कि कंपनी को कि आप अब कोई सिक्का नहीं छाप सकते हो और ना ही अब आप हमारे देश में कोई किला बना सकते हो। जैसे कि वो ब्रिटिश लोग रहने के लिए किला बनाते थे, है ना, वहाँ पर अपनी सेनाओं को रखते थे। तो ये सब मना कर दिया गया कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिसके शासन में जो कुछ था सो था, वो गए तो काम खत्म। कंपनी वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस। अब यहाँ पर कंपनी ने भी क्या किया, जिद पकड़ लिया कि नहीं अब हम कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, है ना, एंड ट्राइंग ह्यूमिलेट द नवाब एंड इट्स ऑफिशियल। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर नवाब से और उनके ऑफिशियल में विवाद स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नवाब ने जब थोड़ा सा इनको टाइट किया कि आप बिना कुछ दिए व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों ने मना कर दिया सीधा सीधा कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमसे दो दो हाथ कर लीजिए, लेकिन हम आपको अब कुछ देंगे नहीं, ठीक ना। अर्थात चूँकि ब्रिटिश के मन में लालच था, वो चाह रहे थे कि हम फ्री का काम करें। जबकि और कंपनियां जो थी जो भारत में और रह रही थी, जैसे पुर्तगीज़ थी, डेनिश थे, डच थे, ये लोग पेड कर रहे थे भारत को, ये लोग नवाब को टैक्स पेड कर रहे थे। लेकिन ये ब्रिटिश ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे, क्योंकि ब्रिटिश को था कि अगर ये कुछ करेंगे तो इनसे हम फाइट कर लेंगे, हो सकता है हम जीत भी जाएँ। तो फिर क्या हुआ बेटा कि इसका रिजल्ट एक हुआ द बैटल ऑफ प्लासी का, ठीक ना। तो यहाँ से द बैटल ऑफ प्लासी। अब देखिए यहाँ पर याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि दो बैटल हुए थे, एक हुआ था बेटा 1757 में, एक हुआ था 1764 में। 64 में जो था बेटा वो बक्सर था, बैटल ऑफ बक्सर था। और 57 में बेटा क्या था बेटा, बैटल ऑफ प्लासी था। तो प्लासी 57, तो इससे हमने याद किया है अपने टेस्ट से कि अगर प्लासी आता है तो 57 मतलब 7 दोनों में है, ठीक है ना। अब आपको जैसा याद होता है बेटा आप उस हिसाब से याद कीजिए, बट जो ट्रिक हम यूज़ करते हैं वो हम आपको ज़रूर बता देते हैं, हो सकता है आपके काम में आ जाए, अदरवाइज आप अपने हिसाब से याद कीजिए। इन 1757 a battle was fought between the Nawab of Bengal सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश आर्मी कमांडर रॉबर्ट क्लाइव। इट इज़ नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में फाइट हुआ, क्योंकि जब उन्होंने मना कर दिया बेटा तो एक दिन ये सिराजुद्दौला अपनी सेना उठाए और जा कर के अंग्रेज़ों की जो भी फैक्ट्रियाँ थी, जो कंपनियाँ थी, सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और कई लोगों को उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया, मार भी डाली, ठीक ना। तो उससे क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव के पास जब सूचना गई तो उसे एक बड़ी सी सेना लेकर के आया और उसने इनसे बैटल ऑफ प्लासी फाइट कर लिया, ठीक ना। लेकिन उसके पहले रॉबर्ट क्लाइव ने एक चालाकी ये किया कि इनका एक सेनापति था सिराजुद्दौला जिसका नाम था मीर जाफ़र, ठीक है ना, उसको उन्होंने मिला लिया अपने साथ में कि हम जब फाइट करने आएंगे सिराजुद्दौला से तब तुम एकदम शांत रहना। क्यों शांत रहना, क्योंकि जीत जाने के बाद हम सिराजुद्दौला को मार डालेंगे और हम तुमको राजगद्दी बैठा देंगे, तुम हमारे नवाब बन जाना। तो उसके मन में लालच आ गया, उसने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव की सेना, ठीक ना, आमने सामने बेटा फाइटिंग हुई, खूब फाइटिंग हुई। अब उसमें क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला ने कहा आग कर मारो तो उसकी सेना खड़ी रही,
क्योंकि सेना बेटा राजा का कहना नहीं मानती, सेना अपने सेनापति का कहना मानती है, कमांडर का। और कमांडर कौन थे? मीर जाफ़र थे। उन्होंने कहा कि हम फाइट ही नहीं करना है। इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव की सेना आई, उसने सिराजुद्दौला को पकड़ लिया और मार डाला। ठीक, मार डाला। तो अब बाद में क्या हुआ कि जो भी कुछ तय था बेटा, वो सब कुछ हुआ। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन कैसा नवाब बेटा? पपेट नवाब। ठीक है ना। पपेट मतलब होता है कठपुतली। जैसे कि पतंग हम लोग उड़ाते हैं ना, तो पतंग तो उड़ती ज़रूर है आसमान में, लेकिन उसकी डोर हमारे हाथ में होती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही उनको बनाया गया कि मतलब सारा नाम तो इनका होगा कि नवाब बने हैं, लेकिन सारा काम अब कौन करेंगे? ब्रिटिश करेंगे। तो चलिए देखिए क्या क्या से उसके काज क्या रहते हैं और फिर रिजल्ट क्या निकल के आता है। देखिए काज तो हमने आपको बता ही दिया कि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला मीन्स नवाब ऑफ बंगाल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो इकोनॉमिकली बंगाल वाज प्रॉस्परस एंड पॉलिटिकली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। ये बहुत ही क्या था बेटा? प्रॉस्परस था और इकोनॉमिकली रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट था। नवाब ऑफ बंगाल वाज नॉट फोर्सी टू इजली नेटेड इन ब्रिटिश आर्मी। तो अब इस तरीके से क्या था कि अगर देखा जाए बेटा, सिराजुद्दौला को बेटा ब्रिटिश की सेना का इनको पूर्वानुमान नहीं था कि कितनी बड़ी होगी, किस तरीके से होगी, उनके पास वेपन्स क्या होंगे, इसलिए बहुत आसानी से उनके जाल में फंस गए। किसके? ब्रिटिश आर्मी के जाल में। जनरल ऑफ बंगाल आर्मी मीर जाफ़र वांटेड टू बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, ही हेल्प द ब्रिटिश आर्मी। ठीक है ना। इस तरीके से मीर जाफ़र चाहता था कि वो बंगाल का नवाब बने, तो इसलिए उसने क्या किया बेटा? चीटिंग करके ब्रिटिश आर्मी को हेल्प किया। ठीक, अब रिजल्ट क्या हुआ बेटा? ड्यू टू द चीटिंग ऑफ द मीर जाफर बंगाल ह्यूज आर्मी वार डिफीटेड बाय द ब्रिटिश आर्मी। बताओ, बंगाल की एक ह्यूज आर्मी बेटा एक छोटी सी आर्मी से, ब्रिटिश की आर्मी से डिफीट हो गई। क्यों? क्योंकि उसके सेनापति चीटर थे बेटा। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल। इन दिस सिस्टम रूलिंग सिस्टम वाज इन हैंड ऑफ नवाब वाइल द रेवेन्यू कलेक्शन वाज इन हैंड ऑफ ब्रिटिश। अब जब मार दिए गए बेटा, तो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया और वहाँ पे दो शासन होने लगे। पहला शासन नवाब का, दूसरा शासन बेटा किसका? ब्रिटिश का। जो नवाब थे इनको राजा बना दिया गया कि आप ही कोई चीज़ पारित करोगे, आप ही सब कुछ करोगे। और जो मलाई मारने का काम हुआ, पैसा इकट्ठा करने का काम, उसको ले लिया किसने बेटा? ब्रिटिश ने। ठीक ना। तो कलेक्शन मनी का किसने ले लिया? ब्रिटिश ने। अब ब्रिटिश पैसा कलेक्ट करते थे बेटा और चोरी चोरी सारा पैसा अपने देश भेज देते थे। केवल ये नाम मात्र के राजा बने रहे कि इनको था कि भाई हम राजा रहेंगे तो हम राजा बने रहेंगे। ठीक है बेटा, द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है ना। बैटल ऑफ प्लासी बाद हम लोग देखेंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर आफ्टर डिफीट द एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज एसिनेटेड एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब। आपको हमने बताया ही था बेटा, मीर जाफर वाज जस्ट अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है ना। वो एक पपेट नवाब की तरह था, काम कर रहा था। 1764 द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिशर्स मीर कासिम व्हेन मीर कासिम डिनाइड द प्रिविलेज गिवन टू ब्रिटिश। देखिए हुआ क्या था बेटा, मीर जाफ़र कुछ दिन तक नवाब बने रहे, लेकिन जब ये ब्रिटिश के अनुसार काम नहीं करने लगे तो इनको हटाकर इनके दामाद मीर कासिम को राजगद्दी बैठा दिया गया। लेकिन मीर कासिम भी क्या करने लगे? ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए धीरे धीरे। ठीक ना। तब मीर कासिम जा कर के सेना इकट्ठा करते हैं और फाइट करते हैं ब्रिटिश से। मीर कासिम abolished the trade duty of the everyone and transferred his capital from मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मीर कासिम मीर जाफ़र से और एडवांस निकला। उसने ब्रिटिश को मज़ा चखाने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी ट्रांसफ़र कर लिया और ब्रिटिश के ऊपर उसने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। बट दिस वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड दे डिक्लेयर्ड वार। तो ब्रिटिश इससे नाराज़ हो गया और उसने फिर क्या किया? वार डिक्लेयर कर दिया। इन दिस बैटल मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम मुगल किंग। यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ये हैं शुजाउद्दौला और एक थे बेटा सिराजुद्दौला जो मारे गए थे प्लासी में। ठीक ना। तो वो मार चुके थे बेटा। ये हैं दूसरे शुजाउद्दौला इनका नाम है। अब बेटा तीन सेनाएं, मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की और शाह आलम की वन साइड में हो गई बेटा, और सेकंड साइड में क्या हो गई? अंग्रेज़ों की सेना जिसका हेड था बेटा हेक्टर मनरो। ये ध्यान में रखना है आपको। इन दिस बैटल ब्रिटिश बिकेम विक्ट्री। अब देखो क्या हुआ कि फिर भी ब्रिटिश इन तीनों लोगों को हरा करके जीत जाते हैं। इस तरीके से ब्रिटिश ने अपनी पावर को एक बार शो कर दिया इंडिया में। 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंस बंगाल एंड दे आल्सो गॉट द दीवानी राइट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। तो इस तरीके से बेटा उन्होंने पहले बैटल ऑफ प्लासी में नवाब को हराया, फिर बैटल ऑफ बक्सर उन्होंने तीनों नवाब को एक साथ में हरा दिया।
बेनिफिट्स ऑफ एजम्पशन ऑफ दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का राइट मिला था। देखो बेटा, दीवानी में से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीवानी, तो आप लिखना बेटा राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है ना। रेवेन्यू मतलब होता है जो ये टैक्स आता है उसका कलेक्ट करने का राइट, ठीक है ना। जो भाई टैक्स होगा उसका कलेक्ट करने का राइट किसको मिल गया था? ब्रिटिश को। तो टैक्स को कलेक्ट करने का जो राइट होता है उसको दीवानी बोलते हैं, और जो व्यक्ति इसको कलेक्ट करता था उसको दीवान बोला जाता था, ठीक है ना। तो इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से मुगल एम्परर ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया कि आप अब पूरे बंगाल से टैक्स कलेक्ट करके लाओगे और उसका कुछ पार्ट आप रखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हम रखेंगे। अब आप सोचिए बेटा, जब कहीं कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रहता था तो ये लोग जाते थे, खूब सारा धन इकट्ठा करते थे और नवाब के सामने बताते थे कि हमको इतना मिला है। सपोज कीजिए कहीं पर गए बेटा, इन्होंने है ना वसूला 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जब इन्होंने वसूल लिया बेटा, तो इन्होंने बताया कि हमारे पास तो केवल 50,000 आए हैं बस। अब क्या होगा बेटा कि 50,000 तो छिपा लिए, उस 50,000 में भी हो सकता है कि 20,000 इनको क्या मिल जाए, हिस्सा मिल जाए, तो अपना रख लो, 30,000 हम रखेंगे। तो इस तरीके से ब्रिटिश के अकाउंट में 70,000 जाते थे। ये एक हम रेशियो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीटिंग करने लगे। द बेनिफिट ऑफ दीवानी वर द फॉलोइंग। अच्छा देखो, दीवानी से क्या बेनिफिट हुआ अंग्रेज़ों को? बहुत सारा बेनिफिट हुआ। दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। दीवानी से क्या हो गया बेटा कि जो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे उसका यूज ये खुद करने लगे। द कंपनी यूज इट्स पॉलिटिकल पावर टू मोनोपोलाइज ट्रेड। इससे क्या हुआ कि इकट्ठा कर जब इनको पैसा इकट्ठा करने का राइट मिल गया तो ये अपना ट्रेड मोनोपोलाइज करने लगे, अर्थात अपने ट्रेड को ही बढ़ावा देने लगे और दूसरे ट्रेडों को ये मना कर देते थे, उन पर ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। जैसे पुर्तगीज लोग वर्क करते तो हो सकता था कि उन पर ये 100% टैक्स लगा दें, और इनके जो ब्रिटिश आते थे ब्रिटिश व्यापार करने के लिए, उन पर ये बहुत कम टैक्स लगाते थे। तो इस तरीके से और लोगों की क्या हुआ बेटा, दुकान बंद होने लगी इनकी वजह से। रेवेन्यू वाज यूज्ड टू परचेज सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया एंड टू फाइनेंस द ब्रिटिश कंपनी। और जो पैसा इकट्ठा करते थे उसी से पैसे से ये भारत में ही व्यापार करते थे, यहाँ के सामान खरीद करके ले जाकर के अपने देश में मैन्युफैक्चर करके फिर लाके इंडिया में कई ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो इतना बेनिफिट हुआ है ब्रिटिश को राइट टू दीवानी का अधिकार मिल करके, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम हेडिंग देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस। फॉर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर लॉर्ड वेलेजली फॉर्म दिस सिस्टम। यहाँ पर ध्यान रखना है, हु लॉन्च द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी, योर आंसर इज लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने बेटा सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को स्टार्ट किया। अब देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए सब्सिडियरी अलायंस होता क्या है बेटा। देखो, सब्सिडियरी अलायंस में क्या होता है कि जो भी भारत के राजा थे इनके पास ये खुद की अपनी आर्मी नहीं रखेंगे। अब क्यों नहीं रखेंगे, क्या किसी की डर है इनको? हाँ बिल्कुल डर था उसमें। जो छोटे मोटे राजा थे उनको ब्रिटिश ने ये कह दिया कि आप अपने पास आर्मी मत रखिए, आप अब मेरी आर्मी का यूज़ कीजिए, चूँकि मेरी आर्मी पास तोप है, बंदूकें हैं, इनका यूज कीजिए आप, ठीक है ना। और उससे क्या होगा बेटा कि जब आप कहीं फाइट करने जाएंगे किसी राजा के साथ में तो मेरी आर्मी आपको सपोर्ट करने आएगी, ठीक है ना, और आप उस राजा को हरा दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप जब जीत लेंगे उस राजा के राज्य को तो उसमें से कुछ हिस्सा आप हमको दे दीजिएगा। तो सभी लोग मान गए, सभी लोग क्या, कुछ लोग माने, चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है ना। और लेकिन ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई राजा इनका कहना नहीं माना, उसने अपनी आर्मी बनाई और उसने खुद से फाइट किया, तो ये लोग कहे कि अगर आप हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हम आपको क्या लगा देंगे, आप पर हम फाइन लगा देंगे। अब ज़रा सोचिए कि ब्रिटिश है ना का इतना क्या पावर हो गई कि वो भारत के राजाओं को ये कहे कि तुम आर्मी रखो या तुम ना रखो, या तुम मेरा हेल्प लो, तुम मुझको टैक्स दो। मतलब सोचो इस इतने कंडीशन पहुंच गए। कहाँ पहले खुद आए थे चोर बन करके, है ना, धीरे धीरे कि हमको व्यापार करने का अधिकार दीजिए, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, ऐसा ऐसा करके। बट यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे खुद ही है ना हेड बनने लगे। और देख रहे हैं पॉलिसी हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से वो धीरे धीरे भारत पर कवर करने लगे। तो चलिए समझिए इसको। अंडर दिस सिस्टम सब्सिडियरी अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्सेस, ठीक ना। भारतीय शासकों को नहीं था कि वो अपनी खुद की सेना रखें। दे वर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट दे हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस।
उन तो उन राजाओं को कंपनी प्रोटेक्ट करेगी, बचा के रखेगी, इसके एवज में वो उनसे पैसा लेंगे। इफ़ एनी इंडियन रूलर्स फेल्ड टू पे द टैक्स द पार्ट ऑफ देयर टेरेटरी वर टेकन अवे एज अ पेनाल्टी। अगर मान लीजिए कोई राजा अंग्रेज़ों को उनका वो नहीं दे पाता है पेनाल्टी कि आपने, तो उनके राज्य को ले लिया जाएगा। अब सोचो इससे क्या होगा कि अंग्रेज़ों का अधिकार बढ़ने लगा भारत पर। सपोज़ कीजिए कोई राजा ए है बेटा, और इसने ब्रिटिश की मदद लिया, और इसने फिर ब्रिटिश को पैसा नहीं दे पाया कि भाई हमने आपका सामान लाया था, यूज़ किया, फिर हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करते थे ब्रिटिश, उसका पैसा, उसका अधिकार ले लेते थे। जैसे आज आप समाज में देखते होंगे, कोई व्यक्ति है किसी का सपोर्ट लेता है, ठीक है ना, वो बंदा कहता है कि जैसे सपोज करो ए है और दो बी हैं। ए कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को लाने में, लेकिन इसके एवज में आप हमको 1 लाख रुपए देंगे। तो बी कहता है बिल्कुल हम आपको देंगे, चलो। लेकिन बी जाता है, काम भी हो जाता है, लेकिन बी के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि ए को दे सके। तब ए कहता है भाई ऐसा है कि आपने 1 लाख नहीं दिया ना, चलो भाई 1 लाख का सामान हमको दो, जो जीते हो, जो पाए हो हमको दो, तुरंत लाओ, नहीं तो हम आपके घर पे कब्जा कर लेंगे, हम आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। जब बी नहीं दे पाता है तो ए क्या करता है कि बी की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। तो इस तरीके से ए के पास प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं आ गई। तो उसे सेम काम ब्रिटिश लोग करते थे, पहले लालच देते थे, बाद में कब्जा कर लेते थे। द स्टेट विच हैड टू लूज देयर टेरिटरी ऑन द ग्राउंड अवध एंड हैदराबाद। तो इसके तहत सब्सिडियरी अलायंस के तहत 2 राज्य ऐसे थे बेटा जो ब्रिटिश के अधीन हो गए, वो थे अवध एंड हैदराबाद। ये भी क्वेश्चन बनता है कि गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस हुज 2 स्टेट्स हैव बीन कवर बाय द ब्रिटिश। तो आंसर होगा बेटा अवध एंड हैदराबाद, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान वाज फेमस रूलर ऑफ मैसूर। श्रीरंगपट्टनम वाज इट्स कैपिटल। ये भी पूछा जाता है कि विच वाज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान रूल्ड ओवर द मैसूर फ्रॉम द 1782 टू 1789। अंडर हिज लीडरशिप मैसूर बिकेम पावरफुल, ठीक है ना। तो टीपू सुल्तान ने बेटा शासन किया काफ़ी दिनों तक, और उसके शासनकाल में मैसूर बेटा बहुत पावरफुल बन गया। टू कंट्रोल ओवर मैसूर द ब्रिटिश हैड टू फाइट मेनी बैटल विच आर गिवन बिलो, है ना। मैसूर पे शासन करने के लिए ब्रिटिश ने कई सारे वार लड़े जो कि नीचे दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट वार, अब इनकी हमको डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वार 1767 से 1769 तक ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली पहला हुआ। अब सोचेंगे आपके हैदर अली कौन थे, तो बेटा हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता थे, है ना। हैदर अली वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। सेकेंड मैसूर वार 1780 से 84 तक डेथ ऑफ हैदर अली। तो पहले में बेटा क्या हुआ, ट्रीटी हुई, दूसरे में अंग्रेज़ों ने हैदर अली को मार डाला। फिर थर्ड में टीपू सुल्तान संभालता है राजगद्दी को, और वो फाइट करता है, और फिर क्या, फोर्थ में टीपू सुल्तान को भी मार दिया जाता है। तो इस तरीके से ब्रिटिश ने पूरे मैसूर पर कब्जा कर लिया 4 मैसूर वार लड़ करके। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे द वॉर विद मराठा, ठीक है ना। तो उस समय बेटा मराठा की पावर वीर शिवाजी के तहत बढ़ रही थी पूरे भारत में, और अंग्रेज़ों की भी पावर बढ़ रही थी। तो उसको रोकने के लिए मराठा और ब्रिटिश में फाइट होती है बेटा। तो टू कंट्रोल ओवर द मराठा मीन्स महाराष्ट्र, ब्रिटिश हैड टू फाइट सम बैटल्स विद विच आर गिवन बिलो। फर्स्ट वार ऑफ मराठा 1775 से 1782 तक, ट्रीटी विद सबलबाई, है ना, सालबाई की, सालबाई ट्रीटी हुई थी बेटा। नेक्स्ट है सेकेंड वार ऑफ मराठा 1803 से 1805 तक, ब्रिटिश गेंड पावर ओवर उड़ीसा, आगरा एंड दिल्ली, ठीक है ना बेटा। अब चूँकि ब्रिटिश सबसे ज़्यादा पावरफुल पड़ जाते थे, इसलिए क्योंकि मराठाओं को अपने देश में मुगलों से भी फाइट करनी पड़ती थी, ठीक ना। और जबकि जो ब्रिटिश थे इनको केवल एक लोगों से फाइट करनी पड़ती, जिससे चाहते थे, जो ब्रिटिश की राह में रोड़ा बनता था आगे बढ़ने में, उससे बस फाइट करते थे। नेक्स्ट है बेटा थर्ड वार ऑफ मराठा वार डिफीटेड एंड आफ्टर द बैटल दे वर कॉम्पेल्ड फॉर ट्रीटी विद द ब्रिटिश, ठीक ना। तो इसमें भी वो हार गए, और उन्होंने फिर ब्रिटिश से ट्रीटी की। ट्रीटी मतलब समझौता कि चलो ठीक है भाई, आप इतना राज्य ले लो, बट अब हमको छोड़ दो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बेटा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या है, स्टार्टेड बाय द लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु लॉन्च द सिस्टम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आंसर होगा बेटा लॉर्ड डलहौजी।
According to this, if any ruler of subsidiary state die without having natural heir, this state would lapse into East India Company. देखिए बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सीधा सा मतलब आप ये समझिए बेटा कि भारत में छोटे छोटे राज्य थे, तो ब्रिटिश ने एक नियम ये बना दिया। आप सोचो कि आप सोचेंगे ब्रिटिश होते कौन है, ब्रिटिश होते थे, ठीक ना। इन्होंने एक नियम ये बना दिया कि अब मान लीजिए कोई राज्य है जिसके पास उसका खुद का बेटा नहीं है, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई राजा हुआ और उसकी कोई संतान नहीं हुई, बेटी हुई या फिर बेटा नहीं हुआ, तो उसके राज्य को ब्रिटिश आर्मी से राज्य में मिला लिया जाएगा, ठीक है ना। और उस राजा को ब्रिटिश क्या करेंगे, पेंशन देंगे, उसके राज्य को देखेंगे, लेकिन उसके मर जाने के बाद उसका पूरा का पूरा राज्य किस मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश के राज्य में। तो जो राजा थे भारत के, उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई हमारे पास अगर लड़का नहीं है तो हम अपने भाई के लड़के गोद ले लेंगे, हम अपनी बहन को लड़के गोद ले लेंगे, मतलब हम कुछ भी करेंगे, बट हम अपने राज्य को ब्रिटिश में नहीं मिलाएंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ब्रिटिश जो राजा इनका कहना नहीं मानता था उससे फाइट करते थे और अंत में उसको हरा भी देते थे। आपने बहुत एक फेमस स्टोरी देखी होगी झांसी की रानी की, ठीक है ना। वो भी एक दत्तक पुत्र लेती हैं, ठीक है ना, गोद लेती हैं, और बाद में फिर ब्रिटिश उनसे फाइट करते हैं और उनको फिर शहीद कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें बेटा, तो ब्रिटिश ने बहुत सारी पॉलिसियाँ चली जिसके थ्रू उन्होंने भारत पे धीरे धीरे कब्जा किया। जैसे कि उन्होंने राजाओं को उनको आर्मी रखने से मना कर दिया सब्सिडियरी अलायंस में। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ रखा कि जिनके लड़का नहीं है उनके राज्य को हम अपने मिला लेंगे। तो आप यहाँ से समझिए बेटा, क्या है, तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए चाहे जो। तो उसमें देखिए, जो पहला राज्य था बेटा सतारा था, संभलपुर था, उदयपुर था, नागपुर था और झांसी था। इतने राज्यों को, इतने टेरिटरीज को ब्रिटिश ने अपने राज्य में मिला लिया, ये कह करके कि इनके पास इनका खुद का नेचुरल हेयर नहीं। हेयर मतलब होता है संतान, ठीक है ना, लड़का, मेल। तो उनके राज्य को हम अपने राज्य में मिला ले रहे हैं। अब नेक्स्ट है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें बेटा, तो इन कंपेरिजन ऑफ इंडियन रूलर्स, रूलिंग सिस्टम ऑफ ब्रिटिश वाज जस्ट डिफरेंट। अगर देखा जाए किस तरीके से शासन, तो भारतीयों को जो शासन था उससे बहुत अलग था ब्रिटिश का शासन। तो देखिए कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रेनिंग द रूलिंग सिस्टम ऑफ ब्रिटिश, द एम्पायर हैड बीन डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। अपने वो मतलब राज्य को संभालने के लिए वो अपने यूनिट को, अर्थात वो अपने बड़े से राज्य को जो था उसको कई डिवीज़न में उन्हें डिवाइड कर रखा था। जैसे कि कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, विच हैव बीन कॉल्ड कॉलोनियल। इनको कॉलोनियल बोला जाता था, क्योंकि कॉलोनियल मतलब होता है अंग्रेज़ों का जहाँ पर शासन हो। गवर्नर वाज अपॉइंटेड इन दीज प्रेसिडेंसीज एंड अबव द गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड, ठीक ना। इसमें कौन होते थे बेटा, गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल होते थे इनको गवर्न करने के लिए। जैसे आज की समझिए बात बेटा, जैसे इंडिया है और इंडिया में 28 स्टेट हैं इस टाइम पर, तो हर स्टेट को गवर्न करने के लिए सीएम होता है, ठीक है ना। तो ऐसे वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपने जो शहर थे बड़े बड़े, उन शहरों को गवर्न करने के लिए उन्होंने गवर्नर बनाया, गवर्नर जनरल बनाया पूरे देश को गवर्न करने के लिए। कुल मिला के एक कैसे गवर्न करना है किसी भी स्टेट को, राज्य को, वो चीज़ उन्होंने बताई। जैसे पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम में एक राजा होता था, वही पूरे देश को गवर्न करता था, ठीक ना। बट क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे देश को गवर्न करने के लिए हम उसको छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे, उस पार्ट में हर एक जगह पर एक हेड नियुक्त करेंगे, वो हेड हमारे लिए उत्तरदायी होगा, जो भी कुछ होता है वो हेड बताएगा हमको, ठीक है ना। फॉर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वाज फाउंडेड। फिर न्याय के लिए उन्होंने बेटा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की ना। गुड रूलिंग सिस्टम, सम एक्ट वर, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर द रेगुलेटिंग एक्ट वाज इनेक्टेड, आंसर होगा बेटा 1773। पिट्स एक्ट 1784 बेटा, है ना। फिर है बेटा चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853, ठीक है ना। तो ये बेटा कुछ एक्ट है जिनको आपको याद रखना है ईयर सहित। अब देखिए नोट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव वाज फर्स्ट गवर्नर एंड वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, कि लॉर्ड क्लाइव बेटा क्या था, फर्स्ट गवर्नर था, और वारेन हेस्टिंग बेटा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। द कंपनी आर्मी, द कंपनी मेंशन द colonial system of the basis of the army forces which are given below. A special attention was paid on the training of
आर्मी। अब देखिए ब्रिटिश की जो आर्मी थी वो सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखते थे कि अपनी आर्मी को ढंग से ट्रेन करते थे, किस तरीके से फाइट करना है। लोकल कैंडिडेट्स वर रिक्रूटेड एज अ सोल्जर इन द आर्मी। अपनी आर्मी में वो बेटा लोकल लोगों को रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उनको पता था कि हमको लोकल लोगों से ही फाइट करना है, तो जो हमारे आर्मी में लोकल लोग होंगे तो वो उनकी कमियों को बताएंगे और उन पर हम जल्दी जीत जाएंगे। ठीक है ना। फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कोस्टल बाउंड्रीज सीवेज स्पेशल नेवी वर मेड। और जो कोस्टल बाउंड्री थी, कोस्टल बाउंड्री मतलब ये इंडिया का मैप पर बेटा ये जो ओशन किनारे किनारे एरिया है ये कोस्टल बाउंड्री बोली जाती थी। इसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने बेटा सीवेज बनाए, हाँ नेवी उन्होंने बनाया। इन द प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल वीपन्स, मतलब ट्रेडिशनल वीपन की जगह पे उन्होंने किसका यूज़ किया बेटा? ट्रेडिशनल वीपन क्या थे हमारे यहाँ? जैसे बो एंड एरो, धनुष और तीर का यूज़ किया जाता था, बट उन्होंने क्या किया? इस यूज़ किसका किया बेटा? गन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे मैचिंग है और बेटा फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। और नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट है बेटा आपका मैचिंग। ठीक है ना। तो अगर बेटा मैचिंग में बात करें बेटा तो दीवानी मतलब होता है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान हुआ। फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट हुआ। रानी चेन्नम्मा लेड एंड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर। और बेटा लास्ट सिपाही सिपाही हुआ। Now student fill in the blanks. The British conquest of Bengal began with the Battle of Plassey होगा बेटा इसमें। और बेटा इसका आंसर भी हम दिखा देंगे, आप वहाँ से फिल कर लीजिएगा। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर होगा बेटा इसका। और डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी आपने देखा ही है लैप्स। और नेक्स्ट है साउथ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है ना बेटा। अब देखा जाए द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन 18th सेंचुरी, नहीं बिल्कुल फॉल्स है बेटा ये। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओनली यूरोपियन कंपनी, ये भी फॉल्स है, बहुत सारी कंपनियां थी भारत में। महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब, बिल्कुल ट्रू है। और ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन टेरिटरीज दे कन्क्वेस्ट, नो, जिसको जीतते थे उसको अपने हिसाब से लाते थे। तो बेटा इसका आंसर देख लीजिए, ये है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर और ये है ट्रू एंड फॉल्स का आंसर है। हम दिखा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको फिल करना होगा। ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं। और चलिए बेटा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्योंकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया अच्छे से। और बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये जिस PDF से हम पढ़ा रहे हैं बेटा इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।